ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 2 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल करेगी। 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल होगा और ट्रायल के दौरान 28 दिन के अंतर पर बच्चों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। और ये अहम खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि लगातार बच्चों को लेकर चिंता इस कोरोना काल में बढ़ ही रही है सबकी कि बच्चे एक्सपोज्ड हैं, बच्चों को घर में भी रहना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद है, कोई सिक्योरिटी कवर नहीं है, कोई इम्यूनिटी कवर नहीं है और इसी बात को लेकर सबकी चिंता बढ़ती रही। अब इस दूसरे फेज में, कोरोना की इस दूसरी लहर में जिस तरह के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से वो लक्षण आ रहे हैं लोगों के बीच में, उसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी डर जताया कि अगर निकट भविष्य में तीसरी लहर आती है, ऐसे में बच्चों पर उसका क्या असर होगा, इसको लेकर लगातार चिंता जताई जाती रही है। और उस चिंता के बीच ये बहुत अहम खबर, क्योंकि अब क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल तक के बच्चों पर यह क्लिनिकल ट्रायल करेगा कोवैक्सीन और उसका जो डेटा होगा उसके हिसाब से ये तय होगा कि वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित है। लेकिन अभी तक हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जिनसे हम बात करते रहे हैं, उनका मानना है ये बहुत बेहतर कदम है और जितनी जल्दी ये वैक्सीन आएगी उतनी जल्दी हम बच्चों को भी इम्यूनिटी कवर दे पाएंगे और उससे यही होगा कि सब सुरक्षित होंगे और ये खतरा टलेगा, खत्म होगा, हमसे दूर जाएगा, जो बहुत अहम हो जाता है। देखिए, बच्चों की वैक्सीन पर पॉइंट दर पॉइंट हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर यह क्लिनिकल ट्रायल होगा। 28 दिन के अंतर पर 2 डोज बच्चों को लगाई जाएगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से, और डॉक्टर वीएन मिश्रा, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड, बीएचयू से हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आप दोनों का। डॉक्टर व्यास, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। बच्चों को लेकर बार बार जिक्र इसलिए क्योंकि चिंता का सबसे बड़ा जो विषय है वो बच्चे थे। मैं आऊंगा सर आपके पास, बच्चों पर ही बात करेंगे, लेकिन इस बीच प्रफुल जुड़ गए हमारे सहयोगी एक अपडेट के साथ। प्रफुल, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उस पे बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जो कि सीडीएसओ की कमेटी होती है, जो कि सारे डेटा को एनालिसिस करती है कि आखिर क्यों इस क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है। तो उसने उस पूरे डेटा को एनालिसिस किया, जिसके बाद अपनी अनुशंसा दी कि भाई इस क्लिनिकल ट्रायल को किया जा सकता है। फेज 2 और फेज 3 यानी दूसरे और तीसरे चरण की अनुमति दी जा सकती है, जिसके बाद डीसीजीआई ने इसको अनुमति दे दी है, जिसमें 525 वॉलंटियर्स यानी 525 2 से 18 साल के बच्चे जो है उन पर यह क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा फेज 2 और फेज 3 का। यानी दूसरे चरण में ये देखा जाएगा कि सेफ्टी और एफिकेसी है यानी, और तीसरे में देखा जाएगा कि किस तरह से एफिकेसी मिल रही है। तो एक ट्रायल जो है वो दूसरे और तीसरे चरण का होगा, जिसमें 525 टोटल वॉलंटियर शामिल होंगे। ये जो ट्रायल होगा, इसके जो अभी तक हमें जानकारी मिल पा रही है, जो सब बता रहे हैं जानकार, कि पहले चरण जो दूसरे चरण का ट्रायल है उसमें करीब 2 से 2.5 महीने लग जाएगा, क्योंकि पहली डोज अगर आज लगती है तो 28वें दिन दूसरी डोज लगेगी। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, जो कि 15 दिन से बाद देखा जाएगा और उसको एनालिसिस किया जाएगा। तो 2 महीने वो वक्त लगेंगे और उसके बाद तीसरे चरण का ट्रायल होगा, जो कि थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़े वॉलंटियर्स ज्यादा होंगे। तो ये जो कुल मिला के अगर ये बात करें तो ट्रायल जो है ये करीब 5 से 6 महीने तक चलेंगे और इन 5 से 6 महीनों के बीच में ये देखा जाएगा कि क्या ये दवा जो है वो बच्चों में देने लायक है, इसमें सेफ्टी है, क्या ये उतनी एफिकेशियस है, इम्यूनोजेनिसिटी पैदा करती है बच्चों में ताकि वो उस वायरस से लड़ सके। तो इन तमाम चीजों का जो ट्रायल है उसको करने में और उसके नतीजे आने में करीब 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, जिसको अनुमति मिल चुकी है क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 और फेज 3 की। और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये ट्रायल शुरू होंगे, क्योंकि कोवैक्सीन का ही ट्रायल भारत के कई अस्पतालों में जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन पर किया गया था। तो यही माना जा रहा है कि उन्हीं अस्पतालों में ये ट्रायल किया जाएगा। जी, रहे आप प्रफुल हमारे साथ। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर व्यास, मैं आपका रुख कर रहा हूं। प्रफुल को आप सुन रहे थे, वो पूरा प्रोसेस बता रहे थे कितना वक्त लग सकता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव खबर यही है कि कम से कम बच्चों के लिए कोशिश ऐसी हो रही है कि अगर उसके नतीजे ठीक आए तो हम अपने बच्चों को इम्यून कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे और जो चिंता है वो काफी कम होगी। जी हाँ, तो इसका जो प्रफुल्ल जी ने बताया, ये दो फेज में स्टडी होने वाली है, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में। अंदाजन मोटी मोटी बात जो निकल के आई है वो ये है कि दोनों में कम से कम 2-2 महीने का समय, या तीसरे फेज में थोड़ा 2 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। अंदाजन हमारे पास जो ये वैक्सीन अवेलेबल लेटेस्ट होगा वो समवेयर अराउंड अक्टूबर-नवंबर के महीने में जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगा। ये बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए।
लेकिन जब तक ये वैक्सीनेशन आता नहीं है तब तक भी हमारे बहुत सारे यंग पेरेंट्स की जो है वो चिंता बनी रहती है, और हमें इसको 3 फेजेस में या 3 तरीकों से इसको टैकल करने पड़ेगा, ताकि जब तक हम तीसरे वेव के लिए पहुंचे या उसका जो खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है उसको कैसे जो है हम कम कर सकें। एक साइड हमें जो है बच्चों के लिए स्पेशल टाइप के आईसीयू हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, सिमिलरली जो कि हम ऐसा कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें दूसरी साइड में जो यंग पेरेंट्स है जो आज 18 साल या उससे बड़े हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अपना वैक्सीनेशन इस ड्राइव में जो कि अभी चल रही है 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको अपना वैक्सीनेशन तुरंत करा लें। इससे भी जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे। और जैसे कि बार बार अपन सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को अगर बना के रखते हैं, और अभी वैसे भी स्कूल खुलने वाले नहीं है, तो मुझे लगता है कि इतना खतरा जितना कि हम लोग सोच रहे हैं उतना खतरा नहीं होगा अगर पेरेंट्स अपना वैक्सीनेशन करा लेते हैं। और अक्टूबर के महीने में जाके जब हमें वैक्सीनेशन मिल जाता है तो हम उस समय में अपने बच्चों को ले जाके वैक्सीनेट भी करा पाएंगे। अच्छी चीज ये है कि सेकंड वेव में अभी जो इफेक्ट है इस कोरोना वायरस का बच्चों में हालांकि कम देखने को मिला है, और ओवरऑल जो पूरे WHO की रिपोर्ट ही मैं अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था, उसमें कहा गया पूरे विश्व में करीब अंदाजन 1% बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ा। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि बच्चे जो हैं अभी भी काफी प्रोटेक्टेड है इन द सेंस क्योंकि वो घर में हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, और साथ ही साथ बच्चों में कोरोना का उतना बुरा असर नहीं पड़ रहा है। जो भी बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं वो जल्दी ही स्वस्थ होकर वापस अपने घरों में पहुंच जाते हैं। जी, आप रहे डॉक्टर साहब, हमारे साथ वीएन मिश्रा साहब भी मौजूद हैं। सर ये बताइए, मीनवाइल अभी से लेके जब तक वैक्सीन आती है, अच्छी खबर जरूर है, उत्साह बढ़ाने वाली खबर है, लेकिन अभी वैक्सीन आने में वक्त लगेगा, और ये सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि बच्चों पर भी असर दिखाई दे रहा है इसका कोरोना का। तो ऐसे में जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं वो कुछ बता भी नहीं पाते, समझा भी नहीं पाते, लक्षण क्या क्या है सर जल्दी से, और क्या कुछ ध्यान रखें तब तक जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, लग नहीं जाती? बच्चों में एक जो डायरिया का सिम्टम है, इसको भी अभी कहा जा रहा है कि एक अनयूजुअल डायरिया अगर लंबे समय तक 2-3 दिन तक चलता रहे, साथ में हल्का बुखार रहे, शरीर दर्द रहे। दूसरा, जैसे बड़ों में सिम्टम्स आते हैं कि गले में खराश, सर्दी, जुखाम, बच्चों में साइनस जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उनमें चेहरे पर सूजन या नाक में दर्द या उसके साथ गले में खराश, साथ में सांस लेने में दिक्कत, तो ऐसी चीज़ें अगर होती हैं, और बुखार, सारे बच्चों में बुखार एक ऐसा सिम्टम है जो आ सकता है, 2-3 दिन रह सकता है, और हम लोग को इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चों में। तीसरा, जो बच्चे एक कॉमन बिहेवियर शो करते हैं बीमार होने से पहले या बीमारी में, कि खाना लेना छोड़ दिया, या खाना नहीं पच रहा, उल्टी हो गई, या खाना से एकदम मन ही मोड़ दिया, या सुस्त पड़ गए, तो ऐसे सारे चीज़ों में मैं आपके जरिए सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के डे टू डे बिहेवियर, उनके स्वास्थ्य और उनके सारी एक्टिविटीज़ पर ज़रूर ध्यान से नज़र रखें, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि एक्सपोजर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। घर में बहुत लोग आते हैं, सफाई वाली आती हैं, खाना बनाने वाले आते हैं, तो आप बच्चों का प्रोटेक्शन देखिए। मैं आपसे बार बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरे देश या विश्व की बात जब भी करते हैं जी, तो ऐसे देश भी हैं, भारत से छोटे देश जैसे फिजी, ताइवान, नामीबिया, वैक्सीन आने से पहले इन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लिया। खाली मास्क लगा करके इन्होंने कोरोना को इस तरीके से रोका जैसे वैक्सीनेशन के बाद रोका जा सकता है। तो हम आपके जरिए कहना चाहते हैं कि शहरों में तो चलिए मास्क का एक बात शुरू हो गया है, काफी लोग मास्क लगाना शुरू कर दिए। गांव में तो एकदम जैसे मास्क को लोग अपना बेइज्जती मान रहे हैं, पहनते ही नहीं है। ये सारे लोग किसी न किसी तरीके से अपने घर में, बच्चों में, परिवार में और अपने समाज में रोग फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत बिहेवियर है। सरकार को ऐसे बिहेवियर को फैलाने के लिए जागरूकता मिशन, और इसमें आप जो ग्राम समाज है, जो ग्राम के ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो ग्राम के
जो चुनिंदे लोग होते हैं सबको साथ लीजिए, उनको समझाइए कि भाई वैक्सीनेशन तो देखो आ रहा है, टाइम पर सबको लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मिश्रा साहब, बीच में रोक रहा हूं क्योंकि कोशिश लगातार हो रही है समझाने की और नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए अब हमारे गांव भी इस कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं और इसीलिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ गया है। मामले जो कम हो रहे थे एक बार फिर बढ़कर 3,62,000 पे आ गए हैं। प्रफुल्ल, मैं आपका रुख कर रहा हूं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बहुत अहम बात बता रहे हैं, लेकिन एक इस पॉजिटिव खबर के बीच में एक थोड़ा नेगेटिव सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर हमारा देश अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। 18 से 44 साल वालों के वैक्सीनेशन को हमको कई जगह पर रोकना पड़ा क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 45 साल के लोगों को भी सेकेंड डोज के लिए कई जगह पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 45 साल के ऊपर के लोगों को। अब ऐसे में बच्चों के लिए हमें अगर मंजूरी मिल जाती है वैक्सीनेशन की, तो उतनी जल्दी डिमांड पूरी कैसे होगी? उसका कुछ फ्रेमवर्क तैयार हुआ है? बिल्कुल आदर्श, इसको लेकर भी सरकार ने पहले से फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। देखिए, भारत में दो कंपनियों को जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनको इसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दो वैक्सीन हैं। अब इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कंपनियों से लगातार टच में है और कंपनियों के पास प्रोडक्शन बढ़े, इसको लेकर 65 करोड़ रुपए जो है वो भारत बायोटेक को दिया है ताकि बैंगलोर में वो अपना प्लांट सेटअप कर सके और जुलाई तक जो है वो 6 फोल्ड इंक्रीज, यानी 1 करोड़ डोसेस बन रही हैं अप्रैल के महीने में, तो अगर वो जुलाई तक जो है वो 6 से 7 करोड़ डोसेस बनाई जाए। इसी तरह से कोविशील्ड के लिए किया जा रहा है कि वो 10 करोड़ से ज्यादा डोसेस बना सके ताकि जब वैक्सीनेशन जो है अब स्विंग पकड़े, एक महीने बाद जब जून आएगा तब वैक्सीनेशन ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यही कोशिश है कि जुलाई तक जो दोनों वैक्सीन है उनका प्रोडक्शन को कम से कम 3 to 4 फोल्ड यानी 3 से 4 गुना बढ़ाया जा सके और इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी है, पैसे दिए जा चुके हैं भारत बायोटेक को बेंगलुरु के लिए। कोविशील्ड अपनी तरफ से, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि प्रोडक्शन और जल्दी बढ़ाया जाए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जुलाई के महीने में दोनों वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसमें 3 से 4 गुना बढ़ोतरी होगी और ये कहा भी जा रहा है कि 5 से 6 करोड़ डोसेज जो है वो भारत बायोटेक देगा और इसी तरह से इससे 1 से 1.5 करोड़ ज्यादा डोसेज जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड की है वो देगा। तो एक महीने में करीब 10 करोड़ से ज्यादा डोसेज आएंगी और इससे जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको भी गति मिलेगी। अहम जानकारी आप दे रहे, प्रफुल्ल रहे हमारे साथ। डॉक्टर व्यास, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में मामले कम हो रहे थे, आज फिर 3,62,000 मामले आ गए। अगर इन 24 घंटों की, पिछले 24 घंटों से मुकाबला बात करें और देखें उनको एनालिसिस करके, तो 15-16 हज़ार के करीब मामले ज्यादा बढ़ गए। लगातार सारी जगहों पर लॉकडाउन की कोशिश की जा रही है, वीकेंड लॉकडाउन की कोशिश हो रही है, नियमों को सख्त बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सर हम संक्रमण दर कम तो कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। वजह आप क्या देख रहे हैं? एक तो क्या होता है कि जो आपने बात सही कही, हम जिस नंबर्स को बार बार देखते हैं, मैं उसको टेक्निकल नॉलेज के अनुसार उसकी तरफ ज्यादा नॉलेज इसलिए नहीं करता, उसको ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे लिए जो है वो संक्रमण दर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब तक संक्रमण दर 5% या उससे नीचे नहीं हो जाएगी तब तक नंबर ऑफ केसेस, भले ही नंबर ऑफ केसेस जो हम रोज कैलकुलेट करते हैं वो भले ही कम हो, परंतु समाज में इसका मतलब है कि हाई इन्फेक्टिविटी रेट है, या मतलब अभी भी ऐसे मरीज है जो अगर जैसे ही हम लॉकडाउन खोलेंगे उसी के साथ साथ ये वापस से स्प्रेड हो सकता है। तो हमें नंबर की जगह इन्फेक्टिविटी रेट जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वो मैं आज देख रहा था सुबह की खबर के अनुसार कि सारे स्टेट्स में करीब अभी भी हम लोग 20% या 20% के आसपास जो है वो संक्रमण दर हमारे देश में मौजूद है 5 से 6 स्टेट्स में। तो इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि जी हम लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते, परंतु हाँ सबसे पहले सरकार अपनी जगह पे जितना भी पॉसिबल उनका जो स्ट्रिक्टनेस है वो अप्लाई कर रही है, परंतु एज एन सिटीजन हम सभी लोगों को थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार के साथ हमें कदम से कदम मिला के जो भी वो कह रहे हैं हम लोगों के या डॉक्टर्स के जो भी पैनल या डॉक्टर जो हम लोग सजेस्ट करते हैं उसको, जो कि सो कॉल्ड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बार बार बात होती है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, ये जब तक हम 4 से 5 साल तक आने वाले 5 सालों के लिए दिन में अपने अपने दिल से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। और ये मैं आपके माध्यम से आज सभी लोगों को एक कहना भी चाहूंगा कि सबसे ज्यादा, जैसा कि मेरे डॉक्टर कलीग ने भी कहा, कि अगर हमें कोरोना से बचना है, अपनी फैमिली को बचाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मास्क लगाने की जो तरीका है उसको सुधारें,
भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए, भीड़ करें नहीं। अभी इन दिनों में आने वाले जो 2 और 3 हफ्ते और भी होंगे, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कभी हम हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में हमने देखा है कि लॉकडाउन लगाया है, उसके जो सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो हैं वो कम से कम 3 से 4 हफ्ते या 6 हफ्तों में जाके आते हैं। या कहने का मतलब ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट को हम 4 से 6 हफ्तों में बहुत ही मिनिमल लेवल पे ला पाएंगे, तब जाके जो हमारे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की संख्या है वो कम हो पाएगी। ये अहम बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सर, गांव का जिक्र आप कर रहे थे पहले जब हम बात कर रहे थे। मेरा बड़ा अहम सवाल ये है कि बच्चे शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, और गांव में जिस तरह का बिहेवियर हम देख रहे हैं, हालांकि सारे गांव को नहीं कह सकते, बहुत से गांव ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही कर्फ्यू लगा लिया, बाहर के लोगों का आना बंद कर दिया, तमाम प्रोटोकॉल्स वो फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गाँव में ऐसा नहीं है सर। तो वहां भी तो खतरा बढ़ा हुआ है। शहर में अभी हम ठीक से वैक्सीन दे नहीं पा रहे हैं, वहां पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए हेल्थ सिस्टम की तरफ से, सरकारों की तरफ से, ताकि बच्चों को कम से कम फिलहाल तो सुरक्षित रख पाए हम? देखिए, सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते। सरकार ने जो कदम उठाने थे बहुत उठा रहे हैं। अब हमारा 3 कदम सबसे जरूरी है। पहला, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिससे मास्क लगाना और भीड़ से दूर रहना। दूसरा, हम जागरूकता करके वैक्सीनेशन को प्रमोट करें, जिसमें जो धार्मिक लीडर्स हैं, जो ग्राम के प्रधान हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन लोगों को सबसे पहले बुला करके सबके सामने उनको वैक्सीनेशन किए ने वैक्सीनेशन के बारे में उनसे बतावें, और लोगों में जो भ्रम है वैक्सीन को लेकर के, इसको दूर करने के लिए नौटंकी, गाना बजाना, लाउड स्पीकर से डुगडुगी करके लोगों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि इस महामारी से बचना है तो मास्क लगाना है, वैक्सीन लगवाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो बीमारी मौत तक सबको ले जाएगी, और ये सब कोई देख रहा है। गांव में हम लोगों ने आज से एक नई चीज अब शुरू करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने कहा कि सब, अब जैसे फेरी वाला होता है तो हम लोगों ने कहा ऑक्सीजन फेरी वाला जाएगा। गांव में जाकर कम से कम ऑक्सीजन मॉनिटर तो हम करवा दें। हमने ऐसा किया है कि 2-3 गांव आज हमने लिए हैं, वहाँ हम ऑक्सीजन मीटर के साथ अपने कुछ वॉलंटियर्स को भेज रहे हैं। अगर किसी का ऑक्सीजन कम है, उसको बुखार है, कम से कम हम उनको बता सकें कि भाई PHC जाओ या हॉस्पिटल जाओ। जिनको नहीं है उनको बता सके कि आप मास्क लगाओ। उनके लिए हमने गाना भी प्रिपेयर करवाया है, जिसको लोग सुने, अपना बिहेवियर चेंज करें, अपने मोबाइल में लें, डाउनलोड करें, सबको सर्कुलेट करें, लोगों को बतावें। जिनको ये बीमारी मजाक लग रही है उनको समझ में आ जाना चाहिए कि मौत भी नज़दीक ही खड़ी है। तो ये बिहेवियर चेंज से ही होगा। कोई एक सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए जितना काम कर रही है उससे ज़्यादा और अपना प्रदेश सरकार कर रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा। जाहिर सी बात है जागरूक होना पड़ेगा, और लगातार एबीपी न्यूज़ के जरिए हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन लोग तमाम तरह की सोच में फंसे हुए हैं और इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, और खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, प्रफुल्ल भी मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। लगातार 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोरोना से जुड़ी हर ग्राउंड रिपोर्ट, हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच अच्छी खबर ये कि बच्चों की वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई है, उस पर तो हम अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर व्यास, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, सिम्टम्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस बार, और लोग ठीक होने के बाद भी उतने ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें। तो क्या क्या ध्यान रखें सर, जल्दी से एक बार अगर बता पाएं हमारे दर्शकों के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो वेरिएबल हैं। जैसे अपन लोग सभी जगह देखते हैं, कई बार नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार, उसके अलावा पेट में दर्द, लूज मोशंस, आंखों में रेडनेस, कान से कुछ लोगों में कान में पेन होना, फेशियल स्वेलिंग, जैसा कि अपन ने सुना कि म्यूकोरमाइकोसिस के बहुत सारे केसेस अभी पिछले दिनों में एक बार रिपोर्ट अपन देखने जा रहे हैं। तो ये वेरिएबल रिपोर्ट से आज पैंडेमिसिटी के रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम अगर हमारे को आता है तो हमें तुरंत अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उससे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये तो नोन हमारे को सिम्टम्स हैं। इसमें जो हम बता रहे हैं बार बार, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, परंतु कई ऐसी भी बातें हैं जो अभी भी हमारे को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि एक नया वायरस है जो हमने पिछले 1 ही साल में देखा है, जिसके बारे में हमें करीब करीब जितनी भी अभी तक नॉलेज है वो यही है कि ये जनरलाइज जिस प्रकार से सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अलावा जो पेशेंट
कोविड से रिकवर कर जाते हैं, उन लोगों से मैं एक निवेदन और भी करना चाहूंगा, और वो ये आपके माध्यम से कि जो कोविड से पेशेंट रिकवर हो जाते हैं उनको अपने दूसरे कलीग या दूसरे मरीज जो हिंदुस्तान की डिफरेंट हॉस्पिटल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के, उनके लिए प्लाज्मा भी डोनेट करना चाहिए। एक आपके माध्यम से ये भी बात लाना चाहूंगा। परंतु जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनको सर, लेकिन अब तो आईसीएमआर कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, लेकिन अभी भी हम लोग हिंदुस्तान में अर्ली या मॉडरेट केसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आईसीएमआर की रिकमेंडेशंस आप सही कह रहे हैं, लेकिन दो चीजें जो है पोस्ट कोविड रिकवरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, एक तो हम लोग कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट और काफी सारा लिक्विड इंटेक जो है, वो दो चीजें सारे पोस्ट कोविड रिकवरी वाले मरीजों को करनी चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। न्यूरोलॉजिकल चीजें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं इस बार, जो पेशेंट्स ठीक हो जा रहे हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही है सर, उनको क्या क्या वो दिक्कतें हैं और ध्यान कैसे रखना है? क्योंकि अब एक तो व्यक्ति इतने स्ट्रेस और ट्रॉमा से निकल कर आया है, वीक है, और उसके बाद ये दिक्कतें और। शहरों में और गांव में दोनों जगह लोग स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और कई लोग तो अपने मन से भी खा रहे हैं। तो इससे कई दिक्कतें जो सबसे पहले आ रही हैं वो ये है कि चेहरे में सूजन, आँख में सूजन और साथ में फंगस इन्फेक्शन, जिसको अब हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कह रहे हैं। फिर ब्रेन में अंदर जो सूजन हो जाता है, जिसको ब्रेन इडिमा कहते हैं, जो सर दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। कोविड के अंदर भी आपने देखा होगा कि कई लोग कोविड के बाद जिनको सर दर्द, लकवा और मिर्गी की भी प्रॉब्लम आ रही है, उनमें क्या हो रहा है कि कई बार जो ब्लड कोआगुलेशन प्रोफाइल है जिसका डिरेंज हो जा रहा है, तो या तो उसमें ब्लीडिंग हो जा रही है या थ्रोम्बोसिस हो जा रही है। तो ये चीज़ें ब्रेन के लिए हैं। जब हम हाथ पैर के लिए देखें तो नसों की बीमारी, जिसमें पोस्ट कोविड जीवी सिंड्रोम, जिसमें हाथ पैर की झुनझुनी के साथ या सांस की इन्वॉल्वमेंट के साथ पैर कमज़ोर हो जाना, और इसमें अर्ली डायग्नोसिस ही हेल्प करेगा। एक बार डायग्नोसिस में हमने डिले कर दिया तो दिक्कत ज़्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कोविड के मरीज जो ठीक हो गया, उसको सर दर्द हो, आँख की रोशनी कम हो रही हो, आँख में सूजन हो, गले में खाना निगलने में परेशानी हो रहा हो, या हाथ पैर में झुनझुनी हो रही हो, या इसके साथ सांस फूलना हो रहा हो, तो आप अवेयर हो जाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम हो गया। इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन ही इसके इलाज के लिए सहायक होगा, और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे। बहुत अहम जानकारी आपने दी, उन तमाम लोगों के लिए बहुत कारगर होगी जो कोविड से निकल कर आए हैं, अब पोस्ट कोविड वो अपने आपको तुरंत डॉक्टर से आप परामर्श लें, और अपने मन से दवा न खाएं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग, माफी के साथ रोक रहा हूँ डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि वक्त कम है, लोग अपने मन से बहुत दवाएं खा रहे हैं, और बहुत अहम बात आपने कही, ये बिल्कुल ना करें, और सीधा डॉक्टर से संपर्क करें, और उसके बाद सलाह के बाद जो कुछ कहा जाए वो करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे और दिक्कतें खत्म होंगी। देखिए, कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर ये बड़ी खबर है, बहुत सारे लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है। सरकारी कमेटी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने सिफारिश की है कि कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखा जाए, यानी कि 3 से 4 महीने का अंतर। और सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी ने यह भी कहा है कि मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने के 6 महीने बाद ही उसको अगली डोज दी जाए। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा है कि अगर गर्भवती महिला चाहे तो उसे कोविशील्ड की डोज दी जा सकती है, और ऐसी सिफारिश भी की गई है कि डिलीवरी के बाद कभी भी महिला वैक्सीन ले सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत अहम खबर है। जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है उनके लिए यह खबर जानना बहुत जरूरी है। प्रफुल्ल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रफुल्ल, ये NTAGI ने जो कुछ कहा है क्या है और क्या है फाइंडिंग्स इसकी? देखिए, NTAGI ने जो कहा है ये एक सिफारिशें हैं जो कि गवर्नमेंट पैनल ने की है। अब सरकार को इस पर जो है अंतिम निर्णय लेना है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो एफिकेसी है वो बढ़ सकती है अगर थोड़ा सा पीरियड को डिले कर दिया जाए। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जो पीरियड था, यानी 28 दिन बाद 4 से 6 हफ्ते में कोविशील्ड की दूसरी डोज लगानी थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया था। अब ये पैनल जो है
इन रिसर्च इन सारे डेटास को एनालिसिस करता है और उसी आधार पर अपनी सिफारिशें करता है। तो जो हमें जानकारी मिली है कि उन डेटास को एनालिसिस किया गया है, उसके आधार पर ये सिफारिशें की गई है कि अगर थोड़ा वक्त और बढ़ा दिया जाए, यानी जो सेकेंड डोज का पीरियड है वो 6 हफ्ते से 8 हफ्ते की बजाय थोड़ा और आगे पुश कर दिया जाए तो ये बेहतर होगा, इससे नतीजे और अच्छे आ सकते हैं, ये आधार हमें बताया गया है। वहीं दूसरा ये कहा गया है कि जो लोग पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो जाते हैं यानी रिकवर कर जाते हैं, उनकी टेस्टिंग का पीरियड थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए वैक्सीनेशन के लिए, ताकि जो उनके अंदर जो नेचुरल एंटीबॉडी है उसको जब थोड़ा पीरियड और बीत जाएगा, थोड़ा और वक्त बीत जाएगा तो उससे वो थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वहीं तीसरी सिफारिश जो सबसे अहम है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो लैक्टिव मदर हैं यानी बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके ऊपर भी ये एनालिसिस किया गया है और उनका कहना है कि चाहे तो ले सकते हैं। तो ये सिफारिशें हैं जो कि की गई हैं और इस पर निर्णय होना बाकी है, लेकिन ये सिफारिशें जो हैं ये डेटा को एनालिसिस किया जाता है जो अब तक टीकाकरण हुआ है, किस तरह के उसके एनालिसिस के डेटा जो है उसको एनालिसिस किया गया है, क्या कुछ चीज़ें आई हैं, उस आधार पर ये तय किया जा, ये जो सिफारिशें हैं उनको तय करके भेजा गया है। तो अभी ये सिफारिशें हैं जिनको लागू करने के लिए जो सहमति है वो वहाँ से आगे गवर्नमेंट जाएगी। प्रफुल्ल, एक बात और समझाइए, मैं जानना चाहूंगा कि इसका आधार क्या है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वैक्सीन की जिस तरह से कमी हम देख रहे हैं, तमाम लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, 18 से 44 साल के लोगों को नहीं मिल पा रही है, 45 साल वाले लोगों को डबल डोज नहीं मिल पा रही है उसके ऊपर जो है, तो क्या ये फाइंडिंग्स उसकी वजह से इस तरह से हैं या इनका वैज्ञानिक आधार है और इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है कि ये ऐसे वक्त में फैसला क्यों लिया जा रहा है और वो भी कोविशील्ड के लिए कहा जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि भारत में जितना वैक्सीनेशन हुआ है 17.5 करोड़ से ज़्यादा का जो डोजेस दी गई हैं उसमें ज़्यादातर डोजेज जो हैं वो कोविशील्ड की हैं। और अभी भी जो कई जगहों पर अगर आप कोविन पोर्टल पे जाएं तो कोविशील्ड बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है, बड़ी आसानी, ज़्यादा उसकी मात्रा अवेलेबल है। तो ये एक जो है वो थोड़ा सा जो ये होता है मन में कि क्या मार्केट में कमी है वैक्सीन की, इस वजह से ये फैसला लिया गया। तो इस शंका को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें इस वजह से ये निराधार हो जाती है। दूसरी तरफ की जो फाइंडिंग्स होती हैं इस कमेटी की, ये मार्केट में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के आधार पर नहीं करते, ये साइंटिफिक होती है। इसमें साइंटिफिक लोग होते हैं जो इस मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, वो डेटा एनालिसिस करते हैं। यानी अगर 16 जनवरी से अब तक जो वैक्सीनेशन हुआ है उस आधार पर कितना जो लोगों को लगा है उनमें से कितने में किस तरह की एफिकेसी का ट्रायल किया जाता है, जो डेटा के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये पता चल सके कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो सही भी है और लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं। तो उसी आधार पर ये माना जाए कि ये सिफारिशें की गई हैं। ठीक है, रहे प्रफुल्ल हमारे साथ। डॉक्टर व्यास और डॉक्टर वीएन मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपका रुख कर रहा हूं, ये जो अब एक तरीके से कहा जाए कि सलाह दी गई है कि हम इस पीरियड को बढ़ा सकते हैं, 12 से 16 हफ्ते कर सकते हैं, तो इसका आधार क्या कुछ हो सकता है सर? आप थोड़ा समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? और पहले जो कुछ कहा जा रहा था कि 1 महीने में, फिर 40 दिन के बाद लगना शुरू हुई, तो कैसे समझेंगे लोग इसको? डॉक्टर वीएन मिश्रा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? खैर, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उनको फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई सेंट्रलाइज्ड नोडल एजेंसी नहीं है कि एक जानकारी छन कर आए, अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग जानकारी आती है, सलाह दी जाती है सरकार को, पब्लिक भी कंफ्यूज होती रहती है। तो पहले 28 दिन का था, फिर वो बढ़कर 40 दिन का हुआ, अब बात हो रही है कि इसको 12 हफ्ते से 16 हफ्ते तक किया जा सकता है, यानी कि 3 से 4 महीने। तो इसको समझे कैसे, आम आदमी को कैसे समझाएं सर कि इसके मायने क्या है, फायदे क्या है? इसका बेसिकली जो डायरेक्ट कोरिलेशन है जो मैं समझ पा रहा हूँ वो इससे भी है कि इंग्लैंड में जहाँ पे कि एस्ट्राजेनेका जिसकी की सब्सिडरी के रूप में हमारी जो ये कोविशील्ड हिंदुस्तान में बन रही है, तो इंग्लैंड में एक प्रकार की स्टडी कुछ महीनों पहले हुई थी और उन्होंने कहा था, वहां पे भी ये देखा था कि उन्होंने एक 10,000 लोगों के ऊपर हाउस टू हाउस जाके एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अनुसार ये था कि कितने लोगों को, पहला तो उसमें ये देखा गया कितने लोगों को सिंगल डोज वैक्सीनेशन लगा या कितने लोगों को डबल डोज वैक्सीनेशन लगा। और उसके बाद में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, उसमें ये कहा गया, निष्कर्ष के अनुसार ये था
कि अगर किसी व्यक्ति को सिंगल डोज भी लगी है या किसी को डबल डोज भी लगी है, जिन लोगों को सिंगल डोज लगी है उसमें भी जो फेटल या जिसको कि हम कहते हैं जिसके लिए कि इतनी सीवियर कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ या वो प्रोटेक्टेड रहे, और उसी प्रकार से जिनको डबल डोज ये लगी वो भी प्रोटेक्टेड रहे, या ऐसा कहें कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो है जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए वहां पे ये देखा गया कि जो सिंगल डोज वाले लोग थे जिनका की टाइम पीरियड मोर देन 4 to 6 वीक या 8 वीक था, वो प्रोटेक्टेड थे। और उसी कारण से शायद मुझे लगता है उसी स्टडी को ये उन्होंने अपना वो बना के हिंदुस्तान में इसी प्रकार की गाइडलाइंस जो है या प्रपोजल सरकार को भेजा है कि हम जो है इसको सेकंड डोज को थोड़ा सा डिले कर दें। एक चीज ये भी हो सकती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि प्रफुल्ल जी ने भी बताया कि अभी हिंदुस्तान में थोड़ा प्रोडक्शन जो है कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का थोड़ा कम है, जो कि मुझे ऐसा लगता है जुलाई और सितंबर के महीने में जाते जाते हम एक प्रचुर मात्रा में हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो दोनों रिलेशन है। हाँ, पहला रिलेशन मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके की जो एस्ट्राजेनेका की जो स्टडी है उसको बेस बना के गवर्नमेंट को ये प्रपोजल शायद मेरे अनुसार भेजा गया होगा। सर, कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन यही बात खड़ी हो जाती है कि कहीं ये डैमेज कंट्रोल की कवायद भी तो नहीं है। कोशिश हो रही है, वैक्सीन हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है कि सबको वैक्सीन लगे। लोग पोर्टल पर लगातार लगे रहते हैं कि किसी तरह से वैक्सीन बुक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए डैमेज कंट्रोल से भी इसको जोड़कर देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, राजनीति तो होनी है इस पर, लेकिन मैं राजनीति से आप पर टिप्पणी नहीं चाहूंगा। लेकिन मेरा सवाल बड़ा साइंटिफिक है सर, उससे कुछ असर होगा ये अगर पीरियड हम बढ़ा देते हैं? आमतौर पर अगर समझाना हो किसी को जिसने वैक्सीन की एक डोज ले ली? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जो इंग्लैंड में जो एस्ट्राजेनेका की स्टडी हुई थी उसके अनुसार जो है जिन लोगों को एक डोज भी लगी, या हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी भी देखी हैं जिसमें कहा गया है कि जो लोग जिन्होंने एक डोज भी ली है उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने की संभावना काफी कम हो जाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं करीब करीब 70-80% उनमें से जो लोग हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये एक बेंचमार्क बना के या उस स्टडी से ये एक बात निकाल के सरकार को प्रपोजल भेजा गया है। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि अब ये जो NTA-GI की तरफ से सलाह दी गई है सरकार को, अगर इस पर सरकार सोचती है तो जो स्थिति जिस तरह के मामले हमारे यहाँ हैं, जिस स्ट्रेन को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक है, तो क्या इस पीरियड को इतना बढ़ाना हमारे लिए ये बेहतर कदम हो सकता है? ये जो वायरस के स्ट्रेन होते हैं ये बहुत दिन तक एक नहीं टिकते। ये स्ट्रेन बदलते रहते हैं क्योंकि म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। ये वायरस में भी देखा गया कि म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अगला म्यूटेशन इन्फेक्शन को बहुत कम कर दे। तो हम म्यूटेशन के बारे में जब बात करें और वैक्सीन के बारे में जब बात करें तो हम केवल साइंटिफिकली बात करेंगे। और बात ये है कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन और अगला जो बूस्टर डोज है उसके बीच में 12 हफ्ते का टाइम, ये साइंटिफिकली ठीक है। और हम लोग चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि 12 से 16 हफ्ते में लगना है तो अच्छी बात है, क्योंकि उतना टाइम चाहिए होता है एंटीबॉडीज को डेवलप होकर और आगे प्रोपोगेट होने में। ये अहम बात आप कह रहे हैं। प्रफुल्ल, मैं एक बार आपका रुख कर लेता हूं। लगातार हमारे दोनों एक्सपर्ट्स साइंटिफिकली तो अपनी बातें समझा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई जितनी बातें हुई आप लगातार उसके गवाह रहे हैं, किस तरह से उस पर राजनीति भी हुई, वैक्सीन कैसे आई, कब आनी थी, तमाम जानकारी आपने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाई। तो इसको एक डैमेज कंट्रोल के कवायद के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? मैं ये बस समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, इसको आप किसी भी चश्मे से देखा जा सकता है, लोग अपने अपनी नज़र से इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन होगा। लेकिन जो टेक्निकल ग्रुप है, जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, वो इसको साइंटिफिक नज़रिए से देखता है, इसके ऊपर जो डेटा आया है उसको देखता है। जैसे डॉक्टर व्यास बता रहे थे कि जो यूके में स्टडी हुई है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की, तो उसमें ये पाया गया था कि 80% लोग मॉर्टेलिटी की तरफ नहीं गए जिन्हें कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसकी डोज लगी थी। यानी उनमें जो है ये उतना घातक नहीं हुआ, उतने लोगों की जान बच गई। और बहुत सारे डेटास को वो एनालिसिस किया जाता है, ना सिर्फ इंडिया में ये वैक्सीन दी जा रही है बल्कि यूके में भी दी जा रही है, कुछ और देशों में दी जा रही है। उन डेटास को भी देखा जाता है कि किस तरह से ये वैक्सीन काम कर रही है। और जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे थे कि एंटीबॉडीज बनने में वक्त लगता है, एक पीरियड को एनालिसिस किया जाता है, तो साइंटिफिक टीम ने उसी को एनालिसिस किया है। फिलहाल अगर वैक्सीनेशन की बात करें, सप्लाई की बात करें, तो अगले 1 से 2 महीने में ये कई गुना बढ़ने वाली है। इसको लेकर सरकार की तरफ से भी कोशिशें जारी है और जो दवा
दवा निर्माता हैं यानी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, उनकी तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। तो फिलहाल भारत में 17.5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज दी जा चुकी हैं 116 दिनों में। जी प्रफुल्ल, आप रहे हैं हमारे साथ, दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और भी अहम सवाल हैं जिनके जवाब अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।